हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। आज हम लोग इस वीडियो में एग्रीकल्चर क्लास 10th के ज्योग्राफी का पार्ट 2 को देखेंगे। हम लोग फूड क्रॉप्स के बारे में पिछले पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम लोग नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले जो लोग चैनल पर नए हैं लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। कह रहा है कि फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। कह रहा है कि फूड क्रॉप्स कौन कौन से फूड क्रॉप्स होते हैं जो ग्रेन्स के अलावा होते हैं। कह रहा है कि शुगर केन इट इज़ ए ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। कह रहा है कि जो शुगर केन होता है ये क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन में भी उगाया जाता है और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी हम लोग क्या करते हैं, शुगर केन को उगाते हैं। It grows well in the hot and the humid climate and a temperature of 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and annual rainfall between 75 सेंटीमीटर। कह रहा है कि अगर हम लोग शुगर केन के बारे में बात करें तो ये अगर इसको कितना टेम्परेचर चाहिए, अगर हम उसके बारे में बात करें तो इसको 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक के बीच का जो है टेम्परेचर इसके लिए काफ़ी फेवरेबल होता है। अगर हम इसके रेनफॉल का बात करें तो 75 सेंटीमीटर जो है वो क्या होगा, अगर 75 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच का अगर वर्षा हो रही है तो इसके लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। अब कह रहा है कि वैसा जगह जहाँ पर क्या होता है वर्षा कम होती है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, सिंचाई से भी हम लोग क्या करते हैं, शुगर केन को उगा सकते हैं। कह रहा है इट कैन बी ग्रोन ऑन वैरायटी ऑफ सॉइल नीड्स मैनुअल लेबर सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। कह रहा है कि इसको अलग अलग टाइप्स के सॉइल्स में उगाया जा सकता है ना, मतलब अलग अलग प्रकार के मिट्टी में भी शुगर केन को उगाया जा सकता है। अब इसमें क्या होता है कि मैनुअल लेबर लगता है, मतलब आपको क्या होगा कि लेबर का ज़रूरत पड़ता है इसको बोने के लिए और इसको कटाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको लेबर्स का ज़रूरत पड़ता है। कह रहा है इंडिया जो अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड में बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील है ना, ब्राज़ील के बाद सबसे बड़ा अगर हम लोग बात करें शुगर का प्रोड्यूसर कौन है, इंडिया। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राज़ील का। और ब्राज़ील को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब क्या होता है कि चीनी से भरा हुआ कटोरा के नाम से भी हम लोग ब्राज़ील को जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, शुगर का प्रोड्यूस होता है ना, शुगर वहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अगर शुगर ज़्यादा है तो क्या होगा, चीनी ज़्यादा होगा। और भारत जो है, हमारा प्यारा भारत दूसरे नंबर पर है। कह रहा है इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, जैगरी, है ना, कंडसारी एंड द मोलासेस। कह रहा है कि शुगर केन जो है, शुगर केन से ही बहुत सारी चीज़ बनते हैं, जैसे जो चीनी हम लोग खाते हैं ना, जो गुड़ खाते हैं जिसको जैगरी बोलते हैं, मोलासेस हो गया, है ना, कंडसारी हो गया, ये सारा का सारा जो प्रोडक्ट्स बनता है ये क्या होता है, शुगर केन से ही बनता है। कह रहा है द मोस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। अगर हम लोग क्या करेंगे, टॉप प्रोड्यूसर्स का बात करें कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर शुगर केन बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, पैदा होता है, तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है शुगर केन का स्टेट्स में अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा। तो इन सारे तमाम राज्यों में जो है शुगर केन को उगाया जाता है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, अगर महाराष्ट्र का बात करें, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, तो अलग अलग रीजन्स में जो है अलग अलग टाइप्स के सॉइल्स पाए जाते हैं। तो सॉइल्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो टेम्परेचर होना चाहिए 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक, और रेनफॉल जो है 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अगर ना भी हो तो फिर भी क्या होता है, इरिगेशन के मदद से हम लोग शुगर केन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए अगर हम आगे बढ़ें, ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स किसको कहते हैं, हर वो सीड्स जिससे क्या होता है कि तेल निकाला जा सकता है, जैसे मस्टर्ड है ना, सरसों का तेल। तो मस्टर्ड को हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्राइंड करके उससे निकाल सकते हैं तेल। जैसे सनफ्लावर का सीड्स होता है तो उससे सनफ्लावर ऑयल निकाल सकते हैं, है ना। तीसी का होता है तो लिन सीड जो होता है उससे क्या होता है, तीसी का तेल निकाला जा सकता है। तो हर वो बीज जिससे तेल निकाला जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑयल सीड्स कहते हैं। चलिए
कह रहा है इन 2020 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अगर हम 2020 का बात करें तो भारत जो है उस समय दूसरा सबसे ज़्यादा क्या करने वाला प्रोड्यूसर था। अगर हम लोग ग्राउंड नट्स का बात करें तो इंडिया जो है चाइना के बाद सबसे ज़्यादा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंड नट्स का 2020 में। कह रहा है डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप ग्रोन इन द कंट्री। अगर हम लोग बात करें कि ऑयल सीड्स जो है पूरे अगर भारत का बात करें जितने भूमि पर खेती होती है उसका 12% मतलब 12% जो एरिया कवर होता है, जो किसान क्या होता है 12% जो एरिया होता है उसमें क्या करते हैं तिलहन का खेती करते हैं, ऑयल सीड्स को लगाते हैं। मतलब टोटल अगर क्रॉप्ड एरिया भारत का 100% है तो उसमें 12% जो लैंड है वो किससे ऑक्युपाइड है, ऑयल सीड से। मतलब 12% मतलब 88% में दूसरा क्रॉप्स आ गया और 12% में जो है ऑयल सीड्स को ग्रो करते हैं। अगर हम लोग मेन ऑयल सीड्स का बात करें जहाँ क्या होता है जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं वो कौन कौन से हैं, ग्राउंड नट्स हो गए, मस्टर्ड हो गया, कोकोनट हो गया, सीसम हो गया, सोयाबीन हो गया, कैस्टर हो गया, कॉटन सीड्स हो गया, लीन सीड्स हो गया, सनफ्लावर हो गया। कह रहा है ये सारे जो सीड्स हैं जैसे क्या हो गया ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड हो गया, लीन सीड हो गया, सीसम हो गया, सोयाबीन हो गया है ना, कॉटन सीड्स हो गया, तो ये सारे सीड्स प्रोड्यूस होते हैं ऑयल को निकालने के लिए। मतलब इन सारे सीड से क्या किया जाता है, ऑयल को निकाला जाता है। अलग अलग टाइप्स का क्या होता है ऑयल का यूज करते हैं इंडिया के अलग अलग रीजन्स में है ना, अलग अलग टाइप्स के ऑयल को हम लोग यूज करते हैं। तो उनका सोर्सेज जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना, जहाँ पे मस्टर्ड सरसों तेल का यूज होता है वहाँ पे मस्टर्ड ज़्यादा उगाया जाता है। जैसे कि अगर आप किसी भी कोस्टल रीजन में चले जाइएगा तो वहाँ पर क्या होता है कोकोनट ऑयल का यूज होता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है सीड्स के रूप में क्या काम कर रहा है, कोकोनट काम कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द एडिबल एंड यूज्ड कुकिंग मीडियम्स, कह रहा है कि जितना भी खाने का चीज़ बनता है ना, जितने भी खाने के चीज़ बनते हैं उनके लिए क्या होता है, उनको बनाने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, ऑयल्स का ज़रूरत पड़ता है ना। आप कोई भी चीज़ खाते हैं, सब्जी घर में बनता है उसके लिए भी तेल का ज़रूरत पड़ता है। अगर आप घर में पूड़ी बना रहे हैं उसके लिए भी, पराठा बना रहे हैं उसके लिए भी है ना, तमाम सारा चीज़। अब किसी भी टाइप्स का वेजिटेबल्स खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं तो ऑयल का रिक्वायरमेंट होता ही है। जितना भी जंक फूड है वो भी क्या होता है ऑयल, क्या होता है ऑयल फूड को फ्राई करने में काम आता है। इसलिए क्या होता है जितना भी फ्राइड फूड है, बॉइल्ड फूड को अगर आप छोड़ दीजिए तो सब में क्या होता है कि आपको ज़रूरत पड़ेगा ऑयल का। जैसे दाल चावल में ही बात करिए तो दाल और चावल दोनों क्या होता है बॉयल करके बनता है, लेकिन जब दाल में तड़का लगाया जाता है तो उसके लिए आपको ऑयल का ज़रूरत पड़ेगा। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ग्राउंड नट जो है ये क्या है, खरीफ क्रॉप्स है ना। फॉर हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। कह रहा है ग्राउंड नट जो है, कह रहा है कि खरीफ क्रॉप है। अगर हम लोग पूरे भारत का बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई सीड्स उगाया जाता है तो वो कौन सा है, ग्राउंड नट्स उगाया जाता है। कह रहा है गुजरात जो है इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, गुजरात जो है इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट्स का। उसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु है। अगर ये डाटा जो है ये 2019 और 20 का दिया गया है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, फिर तमिलनाडु है ग्राउंड नट्स का प्रोड्यूसर का अगर हम लोग बात करें। अब आगे कहता है कि लीन सीड एंड द मस्टर्ड आर द रबी क्रॉप्स। तो हम लोग ग्राउंड नट्स का बात किए हैं तो ग्राउंड नट्स क्या है, खरीफ क्रॉप्स है। खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, मानसून के सीजन में लगाया जाता है। अगर हम लोग बात करें कि मस्टर्ड का और लीन सीड जो है ये दोनों क्या है, रबी क्रॉप्स है। मतलब जो क्या होता है कि विंटर सीजन में लगाया जाता है, ऐसे क्रॉप्स को हम लोग क्या कहते हैं, रबी क्रॉप्स कहते हैं। कह रहा है सीसम भी जो है ये क्या है, खरीफ क्रॉप है, जो क्या होता है नॉर्थ में उगाया जाता है ना। रबी क्रॉप्स इन द साउथ इंडिया, कैस्टर सीड्स आर ग्रोन बोथ इन द रबी एंड द खरीफ। अगर हम लोग कैस्टर सीड्स का बात करें तो ये खरीफ सीजन में भी उगाया जाता है और रबी सीजन में भी कैस्टर सीड्स को उगाया जाता है। चलिए अगर हम लोग आगे बात करें तो अब जो दूसरा नॉन फूड क्रॉप्स है वो कौन सा है, टी। तो टी जो है, टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर।
अगर हम लोग चाय का बात करें तो चाय का क्या होता है, बगान होता है। मतलब ये क्या है, प्लांटेशन वेजिटेशन है। मतलब क्या होता है कि चाय का पौधा होता है ना, मतलब जैसे आप क्या होता है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, है ना, तो इन सारे ये सारे फसल को क्या करते हैं, आप पौधा को ही काट देते हैं। हार्वेस्टिंग के समय क्या करते हैं, अब पौधा को ही काट देते हैं। लेकिन प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है, वो प्लांट क्या होता है कि सालों साल चलते रहता है। उसके होने वाले फ्रूट्स को, लीव्स को, फ्लावर्स को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ के यूज करते हैं एज ए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के रूप में। तो यहाँ पर टी जो है ये क्या प्लांटेशन एग्रीकल्चर है ना। तो क्या होता है, चाय का पौधा होता है और उसमें होने वाले पत्तियों को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं चाय को बनाने के लिए। Carrot is an important beverage crop introduced in India initially by the British. Today, most of the tea plantation are owned by the Indians. कह रहा है कि जो चाय का खेती का जो शुरुआत हुआ था, भारत में जो चाय का खेती का शुरुआत हुआ था, ये जब ब्रिटिशर्स आए थे तो ब्रिटिशर्स को आदत था चाय पीने का, है ना, तो वो चाय पीने का आदत था। अब तो उनको भारत में जो सुटेबल प्लेस लगा जहाँ पर क्या होता है कि टी प्रोडक्शन हो सकता है, तो उन्होंने यहाँ पर चाय का खेती शुरुआत किया, यहाँ पर चाय के खेती को शुरुआत किया। और धीरे धीरे क्या हुआ, आज़ादी के बाद जो है अब जितना भी जो आपका क्या है कि टी गार्डन्स है वो सारे के सारे क्या है, उनके ऑनर्स अब इंडियंस हैं। कहते हैं टी प्लांट्स ग्रोन वेल इन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सब कह रहे हैं कि टी जो क्रॉप्स होता है इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दोनों में उगाया जा सकता है ना। कह रहा है कि इंडोर्ड विद द डीप एंड द फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। अब कह रहा है कि अगर हम लोग मिट्टी का बात करें, है ना, तो मिट्टी फर्टाइल होना चाहिए, उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट्स होना चाहिए। तो टी बुशेस रिक्वायर द वार्म एंड द मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री। अब कह रहा है चाय के खेती के लिए क्या चाहिए, चाय की खेती के लिए आपको गर्म मौसम चाहिए, है ना, और थोड़ा सा क्या होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। मतलब जो फॉग होता है ना, मतलब क्या होता है कि नमी नहीं होना चाहिए, ओस जो कहते हैं वो चीज नहीं होना चाहिए। Climate all through the year, frequent showers evenly distributed over the years ensure the continuous growth of the tender leaves. अब कह रहा है कि साल में क्या होता है कि जो बारिश होती है, अलग अलग मौसम में जो बारिश होती है वो क्या करते हैं, इसके ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। मतलब जो रेनफॉल होता है, शावर्स होता है, मतलब जो पानी की बूंद होती है वो इसके ग्रोथ को क्या करता है, बढ़ा देता है। कहते हैं टी इज ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, इट रिक्वायर्स अबेंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। अब चाय की खेती के लिए आपको क्या चाहिए, जैसे कि हम लोग शुगर केन का भी बात कर रहे थे, तो शुगर केन में भी मैनुअल आपको लेबर चाहिए, है ना। तो उस समय उसमें क्या होता है कि आपको 2 ही टाइम ज़्यादा लेबर्स का जरूरत पड़ता है, जिस समय आप बोते हैं, सो करते हैं, और दूसरा हार्वेस्टिंग के समय। लेकिन अगर हम लोग चाय की खेती का बात करें, चाय बागान का बात करें, तो इसमें क्या होता है कि आपको सस्ता और बहुत सारे लेबर्स का जरूरत पड़ता है। अब देखिए कोई भी मशीन तो ऐसा नहीं है कि क्या करेगा, वो पत्ती को चुन के, है ना, कि कौन सा पत्ती तैयार हो गया उसको रेंडमली क्या करना है, उसको प्लग करना है। तो ये काम जो है ये क्या होगा, लेबर करेगा, और लेबर कॉस्टिंग अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, चाय का दाम बढ़ जाएगा। इसी कारण से आपको सस्ता, तो ज़्यादातर क्या होता है कि फीमेल इस सेक्टर में क्या होता है, इन्वॉल्व होती है, मतलब महिलाएं जो होती हैं, है ना, तो वो क्या करती है, अपने घर का काम करने के बाद क्या करती है, फैमिली के इनकम को आउटसोर्स करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करती है, वो कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसी कारण से क्या होता है कि स्किल्ड लेबर से यहाँ पर क्या मतलब है, अब वैसे लोगों का जरूरत होता है जिनको मालूम होता है कि कौन सी पत्ती को तोड़ना है ना। अगर हम आप जो कभी भी क्या होता है, चाय का बागान देखे ही नहीं है, तो क्या होगा कि हम लोग कोई भी पत्ती को तोड़ देंगे तो उससे क्या होगा, अच्छा चाय तैयार नहीं होगा। तो उसके लिए स्किल्ड लेबर का भी जरूरत होता है। कह रहा टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट फ्रेशनेस। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट का अगर हम लोग बात करें तो असम हो गया, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग हो गया, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आर ऑल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्री। तो देखिए क्या होता है, चाय का बागान जो होता है वो समतल भूमि पे नहीं होता। चाय का जो बागान होता है वो क्या होता है कि अगर स्लैंटिंग, ये क्या होगा कि इस तरह का स्लैंटिंग लैंड पे होता है ना, कि बारिश जब भी पड़े
है ना, वर्षा हो तो क्या होगा, ये पानी यहाँ पर जमे नहीं, है ना। प्लेन्स में क्या होता है, जब बारिश होती है तो क्या होता है, पूरा खेत क्या होता है, पानी से भर जाता है। लेकिन ऐसा चाय के बागान में नहीं होना चाहिए। तो चाय का बागान जो है वो क्या होता है, स्लोप्स पे होता है, जहाँ पर बारिश हो तो क्या होगा कि पूरा खेत को भिंगाते हुए बारिश क्या होगा कि वर्षा का पानी नीचे ढलान से वो बह जाए, है ना। तो वैसा स्टेट्स का अगर हम लोग बात करें तो क्या हो गया, आसाम हो गया, दार्जिलिंग का हिल्स हो गया, दार्जिलिंग का जो पहाड़ी है, वेस्ट बंगाल हो गया, है ना, तमिलनाडु, केरला। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर क्या होता है कि चाय का खेती किया जाता है, जहाँ पर क्या होता है, टी गार्डन्स होते हैं, चाय के बागान होते हैं। चलिए, अब कह रहा है कि आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर ऑल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अगर हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा भी जो है यहाँ पर भी क्या होता है, चाय का खेती होता है। कह रहे हैं इन 2020 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। अगर हम लोग 2020 का बात करें तो चाइना के बाद जो है हमारा देश विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक था चाय का। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता था कि चाय की खेती होती थी, जो प्रोडक्शन था उस पर हम लोग क्या होता था कि सेकेंड पोजीशन पे स्टैंड करते थे चाय के बागान में, है ना। तो चाय का जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता था वो चाइना के बाद भारत में ही किया जाता था। और ये क्या है, बीवरेज है ना, रिफ्रेशमेंट करता है। चाय से आपका पेट नहीं भरता, है ना। जब कभी भी आप सवेरे उठते हैं तो आप, अगर आप चाय पीने के आदी नहीं भी हैं तो आप अपने घर में देखते होंगे कि क्या होता है कि ये हमारे लाइफ का पार्ट हो गया। मतलब आपको क्या होगा कि चाय के बिना, चाय से ही दिन की शुरुआत होती है। ज़्यादातर लोग जो बड़े हो जाते हैं वो क्या करते हैं, चाय के साथ ही बेड टी चाहिए। मतलब नींद खुली और उस समय से क्या होता है, चाय का जरूरत पड़ता है, तो वो आपको रिफ्रेश करता है, एनर्जेटिक देता है ना, ऐसा लोगों का मानना है। अब कह रहा है कि कॉफ़ी, इंडियन कॉफ़ी इज नोन in the world for its good quality. The Arabica variety initially brought from the Yemen is produced in the country. अब देखिए क्या होता है कि इंडियन कॉफ़ी का जो है पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है, और यहाँ पर जो कॉफ़ी उगाया जाता है वो क्या होता है, अरेबिका वैरायटी। मतलब कॉफ़ी का एक वैरायटी है अरेबिका, जो यमन के लोगों के द्वारा यहाँ पर लाया गया था उगाने के लिए। कह रहा है वैरायटी इज ए ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम पूरे लोग इस कॉफ़ी का बात करें, इसके क्वालिटी का बात करें, तो ये जो अरबिका क्वालिटी का जो हम लोग क्या करते हैं, कॉफ़ी को उगाते हैं, ये पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा इसका डिमांड है ना। कह रहे इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बाबा बुदान हिल्स एंड इवन टुडे इट्स कल्टिवेशन इज कन्फर्म्ड इन द नीलगिरी, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। अब देखिए अगर हम लोग बात करें ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, है ना, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ पर जाके क्या करते हैं, साउथ में मिलते हैं, वो क्या होता है, नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाबा बुदान, है ना, बाबा बुदान भी कहते हैं, बाबा बुदान हिल्स कहते हैं। और ये जो है ये शुरुआत में यहीं पर कॉफ़ी का कल्टीवेशन शुरू हुआ था भारत में, और आज के समय भी यहाँ पर क्या होता है, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। अगर हम लोग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नीलगिरी हिल्स कहते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। अब कौन कौन से स्टेट्स में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी उगाया जाता है, तो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु जो है ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर क्या होता है, कॉफ़ी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इंडिया में ये तीनों स्टेट्स में क्या होता है, मैक्सिमम कॉफ़ी को प्रोड्यूस किया जाता है। और ये तीनों क्या है, सॉदर्न स्टेट्स हैं, साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं। तो कुछ इस प्रकार का क्या होता है, आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का जो है क्या होता है, टी कल्टीवेशन होता है और टी लीव्स हार्वेस्टिंग। देखिए आप महिला है, ये पीछे क्या है, एक क्या करती है, बास्केट को कैरी करती है, अपने सिर से बंधा हुआ है ना, ये काफ़ी क्या है, स्किल्ड है। इसी तरह का क्या होता है कि ये लीव्स को प्लग करती है और इसमें क्या करती है, रखते जाती है, और ये जब भर जाता है तो क्या होता है कि ये जाके फिर क्या करती है, स्टोर करके फिर क्या किया जाता है, इसको फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। चलिए अगर अब हम लोग बात करें हॉर्टिकल्चर, कह रहा है इन 2020 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अब कह रहा है कि अगर हम लोग 2020 के डाटा का बात करें तो क्या होता है, फूल और फल में भी, मतलब फल और सब्जी में भी जो भारत था वो चाइना के बाद सबसे बड़ा उत्पादक था, प्रोड्यूसर था, किसका, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का। कह रहा है इंडिया इज द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। कह रहा है इंडिया में जो है ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों मौसम में उगने वाले क्या होता है, दोनों क्लाइमेटिक कंडीशन में उगने वाले फ्रूट्स यहाँ पे पाए
जाते हैं। अगर हम लोग मैंगोज का बात करें तो मैंगो जो है महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में। अगर हम लोग ऑरेंज का बात करें तो नागपुर, चेरापूंजी में, मेघालय में। बनाना का बात कर रहे हैं तो साउथ इंडिया में, केरला में, मिजोरम में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। लीची और गुआवा का बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में। पाइनएप्पल का बात करें तो मेघालय में, ग्रेप्स आंध्र प्रदेश में, है ना, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में। एप्पल्स और पियर, एप्रिकॉट, वॉलनट्स जो है ये जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, और ग्रेट डिमांड इन द वर्ल्ड ऑल ओवर। कह रहा है कि हमारे यहाँ टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेटिक कंडीशन में होने वाले क्या होता है फ्रूट्स पाए जाते हैं। तो सीधा अगर हम लोग भाषा में बात करें, मतलब गर्मी में भी पाए जाने वाले फल जो है भारत में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, है ना। जैसे मैंगोज हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, बिहार में हो गया, वेस्ट बंगाल में हो गया, है ना। नागपुर में अगर बात करें तो ऑरेंजेस हो गया, चेरापूंजी में हो गया। अगर हम लोग बनानास का बात करें तो केरला में हो गया, आपका मिजोरम में हो गया। लीची का बात करें तो उत्तर प्रदेश में हो गया। गुआवा का बात करें तो क्या होगा, उत्तर प्रदेश और बिहार में हो गया। तो इस तरह का अगर हम लोग बात करें ग्रेप्स का तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। एप्पल्स का बात करें तो ये क्या होता है, जो कोल्ड रीजन है ना, जैसे कश्मीर हो गया, है ना, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स पाए जाते हैं। एप्रिकॉट हो गया, ये कश्मीर में पाया जाता है ना, हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, और वर्ल्ड वाइड जो है इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग दोनों तरह का फ्रूट्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और ओवरऑल अगर हम लोग फ्रूट्स के प्रोडक्शन में बात करें तो इंडिया जो है चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, ब्रिंजल एंड पोटैटो। कह रहा है कि भारत जो है इन फ्रूट्स के अलावा अगर हम लोग बात करें कॉलीफ्लावर्स में, पीज में, ओनियन में, कैबेज में, है ना, टोमेटो में, ब्रिंजल में, इन सभी में क्या है कि हमारा देश जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मतलब हमारे देश में बहुत ज़्यादा सब्जियां भी उगाई जाती है। अब नॉन फूड क्रॉप्स, अब रबड़ जो है इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप्स। रबड़ जो है ये क्या है, इक्वेटोरियल क्रॉप्स है। इक्वेटोरियल मतलब ये इक्वेटर के आसपास के, मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये पाए जाने वाले क्रॉप्स हैं, है ना, नॉन फूड क्रॉप्स है। बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज़ ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। अगर नहीं समझ में आ रहा है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल तो यहाँ पे देखते हैं, ये क्या हो गया, ग्लोब हो गया, है ना, और ये बीच में इक्वेटर हो गया, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये वाला जो रीजन है ये क्या हो जाता है, ट्रॉपिकल रीजन हो जाता है ना। तो ये क्या होता है कि मेनली यहीं पर पाया जाता था, मेनली जो है यहीं पर क्या होता है, रबड़ प्रोड्यूस होता है इक्वेटोरियल रीजन में। कह रहे इट रिक्वायर्स द मॉइस्ट एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट। कह रहा है कि इसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, मतलब क्या होता है कि मौसम में नमी होना चाहिए, और टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। अब रबड़ का जो डिमांड होता है ये क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, रॉ मटेरियल के रूप में क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ में हाईली डिमांडेबल रॉ मटेरियल है। और अगर हम लोग इंडिया में बात करें तो केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, अंडमान निकोबार में, और गोवा के हिल्स में, गारो हिल्स ऑफ मेघालय में भी जो है रबड़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं ना। सबसे ज़्यादा केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, और गारो हिल्स जो मेघालय में है, वो अंडमान निकोबार के आइलैंड्स में भी रबड़ का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और अगर हम लोग इसका बात करें तो क्या होता है, रॉ मटेरियल के रूप में इंडस्ट्रीज़ में हाईली डिमांडेबल है, इसका बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। वैसे फैक्ट्रीज में जहाँ पर क्या होता है, रबड़ से बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर हम लोग फाइबर क्रॉप्स का बात करें तो कॉटन, जूट, हेम्प आर द नेचुरल, सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर्स ग्रोन इन इंडिया। अगर हम लोग फाइबर क्रॉप्स, जिससे क्या होता है कि कपड़े बनते हैं, है ना, धागे बनते हैं, रस्सियाँ बनती हैं, तो अगर हम लोग वैसे क्रॉप्स का बात करें तो वैसे क्रॉप्स को जिससे बोरा बनता है तो उसको हम लोग फाइबर क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, नेचुरल सिल्क हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं कि यहाँ पर क्रॉप्स हैं, फाइबर क्रॉप्स हैं जो भारत में उगाए जाते हैं। द फर्स्ट 3 आर डिराइव फ्रॉम द क्रॉप्स ऑफ इन द सॉइल। कह रहा है कि पहला 3
कॉटन, जूट और हेम्प जो है ये क्या होता है कि ज़मीन में उगाए जाते हैं। और बाद वाला जो सिल्क है ना, ये क्या होता है सिल्क वार्म से, सिल्क वार्म से मतलब ये क्या है कि सिल्क वार्म से रेशम के कीड़े से बनते हैं। लेकिन रेशम का कीड़ा भी क्या होता है मलबरी लीव्स, जिसको आप क्या कहते हैं मलबरी लीव्स को ये खाते हैं ना, मलबरी मखमल के पत्ते को ये क्या करते हैं खाते हैं। रियरिंग ऑफ द सिल्क वार्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज कॉल्ड द सेरीकल्चर। तो सिल्क को पालना मतलब सिल्क प्रोडक्शन के लिए अगर आप सिल्क वार्म्स को पाल रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं सेरीकल्चर कहते हैं। इस टाइप ऑफ के एग्रीकल्चर को हम लोग क्या कहते हैं सेरीकल्चर कहते हैं। चलिए अगर हम लोग फिर से फाइबर्स का बात करें तो कॉटन जो है, अगर इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। अब अंग्रेज भी जो है कॉटन से ही अट्रैक्ट होकर भारत में आए थे, क्योंकि यहाँ पे जो कॉटन है वो क्या होता है काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब कॉटन जो है ये क्या होता है रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। कह रहे इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का चाइना के बाद। अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड में बात करें तो ज़्यादातर चीज़ में जो है चाइना के बाद भारत ही सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। उसी प्रकार से कॉटन में भी क्या है चाइना के बाद इंडिया क्या सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। चाइना कॉटन ग्रोज इन द ड्रायर पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। इट रिक्वायर्स द हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरीगेशन ऑफ 200 फॉस्ट फ्री डे। अब देखिए सबसे बड़ी बात जो है, जो अगर हम लोग बात करें कॉटन, तो कॉटन कहाँ उगाया जाता है ब्लैक सॉइल में, जिसको हम लोग रेगुर सॉइल भी कहते हैं ना। डेक्कन का जो प्लेट्यू है वहाँ पर ज़्यादा उगाया जाता है। अगर हम लोग इसके टेम्परेचर का बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए और अप्रॉक्स 210 दिन का फ्रॉस्ट फ्री, मतलब कोई कुहासा कुछ भी नहीं रहना चाहिए, कोई भी मॉइस्चर का अता पता नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल ड्राई सीजन कम से कम 210 दिन साल का रहना चाहिए। और जो है लाइट इरिगेशन, मतलब क्या होता है कम, अब क्या होता है कम इसमें क्या होगा कि इरिगेशन करके भी आप क्या होता है कॉटन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फिर से एक बार देखें, इसके लिए ब्लैक सॉइल जिसको रेगुर सॉइल कहते हैं उसका ज़रूरत पड़ता है। जो डेक्कन प्लेट्यूज में पाए जाते हैं ना, आपको हाई टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ता है। आप क्या होगा मीडियम, आप क्या होगा कम इरिगेशन करके भी इसको उगा सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ है 210 दिन का फ्रॉस्ट फ्री डे चाहिए इसके ग्रोथ के लिए। अगर हम इसके सीजन का बात करें तो ये क्या है खरीफ क्रॉप है ना, जिसको 6 से 8 महीना लगता है तैयार होने में। तो कॉटन को पूरी तरह से मैच्योर होने में क्या हो गया 210 दिन, तो क्या होता है उसको फ्रॉस्ट फ्री चाहिए। तो 6 से 8 महीना के बीच में क्या होता है ये कंप्लीट तैयार हो जाता है। अगर हम लोग मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स का बात करें तो इस तरह से क्या होता है कुछ कॉटन कल्टीवेशन होता है ना, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाइट क्या है कॉटन बॉल्स है ना, इसी को क्या होता है प्लग किया जाता है और इसी को फैक्ट्रीज में भेज के थ्रेड्स तैयार किया जाता है इसी कॉटन से। चलिए अगर हम लोग स्टेट्स का बात करें तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो है कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता है, कॉटन का प्रोडक्शन होता है। तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अगर हम बात करें तो कौन है महाराष्ट्र है। उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के भी कुछ पार्ट्स में, पंजाब और हरियाणा में भी जो है क्या होता है कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता है। चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट फाइबर क्रॉप्स का बात करें तो जूट है, और जूट को हम लोग क्या कहते हैं गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। अब कह रहा है कि जूट इज ग्रोन इन द वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स वेयर द सॉइल आर रिन्यूड एवरीवेयर। अब जूट का खेती वैसे जगह पे होता है जहाँ पर क्या होता है कि सॉइल काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है। सॉइल जो है वो क्या होता है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है और हर साल वहाँ पर जो मिट्टी है वो क्या होता है कि खादर, जो क्या होता है अलूवियल सॉइल होती है, जहाँ से अगर हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स का बात करें तो हर साल क्या होता है रिवर अपने साथ क्या होता है न्यू अलूवियल सॉइल को लेके आती है, जिसको खादर मिट्टी कहते हैं, अपने पूरे आसपास के रीजन में क्या करती है स्प्रेड करती है, फैला देती है ना। और वहाँ पर क्या होता है कि जूट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जूट का प्रोडक्शन जो है न्यू सॉइल में बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग खादर मिट्टी भी कहते हैं। अब टेम्परेचर का बात करें तो हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है एट द टाइम ऑफ ग्रोथ, मतलब ग्रोथ के समय, जिस समय क्या होता है कि जूट बढ़ रहा होता है जूट का पौधा, उस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब कौन कौन से स्टेट्स में ये प्रोड्यूस होता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय जो है ये क्या है जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं।
सबसे बड़ा जो जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो कौन सा है, वेस्ट बंगाल है, फॉलोड अप बाय क्या है, बिहार है ना। बिहार का भी अगर हम लोग बात करें तो बिहार का भी जो ईस्टर्न पार्ट है ना, जैसे पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, खगड़िया हो गया, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, किशनगंज हो गया, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा क्या होता है कि उगाए जाते हैं जूट्स। अब जूट्स का जो यूज होता है वो क्या होता है, गनी बैग्स है ना, जो क्या होता है अनाज का जो बोरी आता है ना, कारपेट्स बनता है, मैट्स बनता है ना, तो इन सारे चीज़ में रोप्स बनता है, रस्सियाँ जो बनती है ना, तो इसमें क्या होता है कि जूट का इस्तेमाल किया जाता है। जूट का इस्तेमाल जो है बोरी बनाने में किया जाता है। आजकल आर्टिफिशियल फाइबर्स का क्या होता है कि सैक्स बनता है जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, लेकिन जो कॉटन का जो बोरा होता है, सॉरी जो जूट का जो बोरा होता है वो क्या होता है काफ़ी लंबा, उसका लाइफ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ना, और कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। अब टेक्नोलॉजिकल एंड द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, Correct was mentioned in the previous page that the agriculture has been practiced in India for thousands of years। क्या हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो खेती है भारत में ये हज़ारों साल से होते आ रही है ना, हज़ारों साल से क्या हो रहा है कि यहाँ पर खेती हो रही है। हमारा देश पहले ही बोल चुके हैं कि कृषि प्रधान देश है। कह रहा सस्टेन्ड यूज ऑफ लैंड विदाउट द कॉम्पेटिबल टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल चेंज हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब कह रहा है कि अगर हम लोग आज के समय में पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तेज़ी में, अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कदम से कदम मिला के अगर नहीं चलेंगे तो क्या होगा कि उतनी सी ज़मीन में ही जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा काफ़ी कम होगा, है ना। अगर हम लोग बेसिक जो तौर तरीका है उस पर अगर हम लोग खेती करने पे आ जाएं तो क्या करेंगे, अपने देश का भी पेट नहीं भर सकते हैं, मतलब देश के लिए भी फूड अवेलेबल नहीं हो सकता है। तो हमको ज़रूरी है कि मॉडर्नाइज हो, है ना, टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। कह रहे इन स्पाइट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन मोस्ट ऑफ द फार्मर्स लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री इज स्टिल ओपन अप डिपेंड्स अपॉन द मॉनसून। अब कह रहा है कि अब भारत में बहुत ज़्यादा जगह क्या होने लगी, इरीगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है ना, मतलब सिंचाई का व्यवस्था, ट्यूबवेल्स हो गया, है ना, कैनाल्स हो गया, टैंक्स हो गया, तो पानी का सिंचाई का साधन है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर आज भी भारत के आज़ादी के 75 साल बाद भी होने के बाद भी क्या है कि यहाँ के किसान क्या है कि मानसून पे निर्भर होते हैं। वर्षा के लिए जो है वो क्या होता है कि मानसून पे ही निर्भर होते हैं, वर्षा के पानी पे ही निर्भर होते हैं। एंड द नेचुरल फर्टिलिटी इन ऑर्डर टू कैरी आउट द एग्रीकल्चर, मतलब जो नेचुरल फर्टिलिटी होता है, मिट्टी का जो नेचुरल फर्टिलिटी होता है, आज के समय में भी ज़्यादातर जो किसान होते हैं वो क्या होता है कि मिट्टी का जो खुद का अपना फर्टिलिटी होता है उसी पे निर्भर करते हैं, मतलब कोई भी आर्टिफिशियल उसमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फॉर ए ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोसेज ए सीरियस चैलेंज। अब कह रहा है कि जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है तो क्या करेंगे, ये पुराना तौर तरीका से क्या होगा, हम अपने डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, है ना, हमको जितना ज़रूरत है उतना हम क्या होगा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। कह रहे एग्रीकल्चर वाज प्रोवाइडेड ए लाइवलीहुड फॉर 60% ऑफ द पॉपुलेशन नीड्स सम सीरियस टेक्निकल एंड द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब कह रहा है एग्रीकल्चर जो है ये कह रहा है कि आज भी 60% लोगों का क्या है, ऑक्यूपेशन है, मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर हम लोग पूरे भारत का पॉपुलेशन का बात करें तो आज भी 60% से ज़्यादा लोग क्या हैं एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट हैं। तो हम जब तक क्या होगा कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं होंगे हम अपने नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, अपने डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। कह रहा है कि उसके लिए कुछ टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का मतलब कुछ इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो क्या होगा कि ये बता सके कि हमको क्या सॉइल में देना है ना, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है जिससे क्या होगा प्रोडक्शन बढ़ सकता है। थस द कलेक्टिवाइजेशन consolidation of the holding corporation and the evolution of the zamindari were given priority to bringing about the institutional reforms in the country after independence। अब कह रहा है कि आज़ादी के पहले तो यहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम चलता था, है ना, तो ज़मींदारी सिस्टम में क्या करते थे, लोग का खुद का खेत नहीं रहता था, ज़मींदार का रहता था, तो उतना जो है खेती के क्वालिटी पे मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन पे उतना विशेष फोकस नहीं किया गया था। लेकिन आज़ादी के बाद जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स बने, एग्रीकल्चरल क्या होगा डिपार्टमेंट बने जिनका फोकस था कि कैसे
क्या होगा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। बहुत सारे रिवॉल्यूशन आए, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, तो यहाँ पर क्या था कि वीट के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। कह रहा है कि लैंड रिफॉर्म्स वाज द मेन फोकस ऑन द फर्स्ट 5-year प्लान, द राइट ऑफ द इनहेरिटेंस एंड द ऑलरेडी लेड टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग। कह रहा द लॉज ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स वर इनेस्ट, implementation was lacking, lukewarm, introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in that। कह रहा 1960 से 70 तक के दशक के बीच में, मतलब 1960 से 70 के बीच में बहुत सारे ऐसे नियम आए जिससे क्या होगा कि जिसमें एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं, मतलब एक क्रांति आई लैंड रिवॉल्यूशन में। मतलब क्या होगा कि लोगों को खेती में बढ़ावा देने के लिए एक क्रांति आई। कह रहा था ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ द पैकेज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड वाइट रिवॉल्यूशन ऑपरेशन फ्लड। अब कह रहा है कि जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ये भी क्या था, एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था इसमें। अगर हम लोग वाइट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि दूध के उत्पादन को बढ़ाया जाए। वाइट रिवॉल्यूशन से मतलब क्या है कि दूध को उत्पादन को बढ़ाया जाए। इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बट दिस टू लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द डेवलपमेंट इन द फ्यू सेलेक्टेड एरियाज। लेकिन कह रहा है कि वाइट रिवॉल्यूशन हो जाए या आपका क्या होगा वाइट रिवॉल्यूशन या ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ये सारा रिवॉल्यूशन जो है कुछ पर्टिकुलर रीजन्स तक ही सीमित रह गया है ना। मतलब पूरे इंटायर इंडिया का अगर हम लोग बात करें तो पूरा इंटायर इंडिया में इसका बेनिफिट नहीं मिल सका। Therefore, in 1980s and 90s, a comprehensive land development program was initiated, which included both institution and technology। कह रहा है 1980 और 1980 से लेकर 1990 तक के दशक के बीच में कह रहा है कि अब क्या हुआ कि और डेवलपमेंट प्रोग्राम किया गया। अलग अलग जगह पे क्या हुआ, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी को खोला गया है ना, टेक्निकल टीम को खोला गया, जो क्या होगा कि किसान का मदद करेंगे उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अब आज के समय में क्या होता है कि हम लोग ट्रैक्टर्स के पीछे में आप देखे होंगे कि सारे मशीन्स का यूज किया जाता है, जो क्या होता है कि कॉस्टिंग को कम करता है, लेबर कॉस्ट को कम करता है ना, टाइम को बचाता है ना। हार्वेस्टर्स हो गया, सारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो क्या होता है आज के समय में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोविजन ऑफ द क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट द ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन्स, फायर एंड डिजीज, establishments of the Gramin banks, cooperative societies, banks for providing the loan facilities to the farmer at the low rates interest were some of the steps in the direction। अब कह रहा है कि कौन कौन से कदम उठाए गए सरकार के द्वारा, अगर हम उसका बात करें है ना, तो इंश्योरेंस किया गया। मतलब क्रॉप्स का जो किसान है अब उनको डर लगता था कि वो क्या होगा कि अनाज, मतलब क्या होगा, अनाज उनके पास तैयार होके आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, कहीं सूखा ना आ जाए, कहीं बाढ़ ना आ जाए, कहीं आग ना लग जाए है ना, कहीं कोई जानवर ना खा जाए। तो वो क्या हुआ कि अब सरकार उनके क्रॉप्स का इंश्योरेंस करने लगी। अब क्या क्या इंश्योरेंस, अगर ड्रॉट आ गया, सूखा आ गया, फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, फायर आ गया या कोई बीमारी हो गया है ना, अब ग्रामीण बैंक को खोला गया, जिससे क्या होगा उनको कम रेट पे, पहले क्या करते थे वो हाई रेट पे जमींदार से, जो पैसा वाले लोग होते थे गांव में, उनसे क्या करते थे वो कर्ज लेते थे। तो अब बहुत सारा क्या हुआ ग्रामीण बैंक खोला गया है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोला गया, जो क्या होगा कि इजीली लोन अवेलेबल करवा सके किसान को, और क्या होगा कि बहुत ही कम कीमत पे, बहुत ही कम इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या होगा इजीली जो है उनको लोन अवेलेबल हो सके, जिससे क्या होगा कि वो अपने एग्रीकल्चर को अच्छे से कर सके, बूस्ट करें। अब किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस आर सम ऑफ द स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब किसान क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि आपका जो अकाउंट रहता है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो आपको क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, क्रेडिट देती है ना। वो क्या होगा, आपके लैंड, कितना लैंड है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपको क्रेडिट देती है, कितना पैसा जो है आपको क्या करेगी सरकार देगी। फिर क्या होगा कि आपके पास जब पैसा आएगा तो फिर क्या होगा वो पैसा आपसे ले लेगी अपने दिए हुए पैसे को। कुछ एक्सीडेंट्स जैसे पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी लेके आई, जो क्या हुआ कि फार्मर्स को बहुत ज़्यादा क्या हुआ सहूलियत प्रदान की, बेनिफिट हुआ। कह रहा मोर एवर स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम फॉर द फार्मर्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन द रेडियो एंड टेलीविजन। अब अभी के समय तो क्या होता है, हम लोग गूगल में तुरंत सर्च करके क्या होता है वेदर फोरकास्ट को देख लेते हैं। तो पहले के समय में क्या हुआ कि रेडियो में, टेलीविज़न पे जो है क्या हुआ वो वेदर फोरकास्ट का प्रसारण होने लगा। मतलब मौसम कैसा रहेगा, इस बार मानसून कैसा रहेगा, गर्मी कब रहेगा है ना,
तो इन सारे चीज़ का प्रिडिक्शन जो है जब किसान को मिलने लगा तो क्या हुआ कि वो गवर्नमेंट की तरफ से जब ये स्टेप्स मिलने लगा तो क्या हुआ, ये सारे चीज़ उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे, जिससे क्या हुआ कि उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ा। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिम्यूनेटिव एंड द प्रोक्यूरमेंट प्राइस इंपॉर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर बाय स्पेकुलेटर एंड द मिडिलमैन। अब क्या हुआ कि सरकार जो है मिनिमम प्राइस तय की कि अगर आप क्या होगा इस क्रॉप्स को उगाइएगा तो अगर कोई खरीदने वाला नहीं रहा तो सरकार आपसे इस कीमत पे क्या करेगी, खरीद लेगी। तो अब किसान को भी एक प्रोत्साहन मिला कि वो अपने क्या होगा कि प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसे क्या होता था कि बीच में क्या होगा कि जो मर्चेंट्स होते हैं और जो किसान होते हैं उनके बीच में मिडिल मैन होता है, मतलब बिचौलिया होता है, जो क्या करता है किसान से बहुत कम कीमत पे खरीदता है और क्या होगा ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा कीमत पे बेच देता है। लेकिन अब किसान से अगर सरकार खुद खरीद लेगी एक फिक्स्ड कीमत पे तो क्या होगा, किसान को क्या होगा प्रोडक्शन करने में भी अच्छा लगेगा कि वो प्रोडक्शन करेगी तो क्या होगा, अगर कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो कम से कम इस रेट पे क्या होगा गवर्नमेंट उनसे ये प्रोडक्ट्स जो है क्रॉप्स को खरीद लेगी, जिससे क्या होगा उनका रनिंग होते रहेगा पैसों का। अब अगर हम लोग बात करें तो भूदान ग्रामदान, कह रहा महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज द स्पिरिचुअल हायर, ही ऑल्सो participated in सत्याग्रह एज वन ऑफ द फोरमोस्ट सत्याग्रही। अब जो है महात्मा गांधी जो है विनोबा भावे को भी एक क्या हुआ कि सत्याग्रही माने, मतलब सत्याग्रह किए, जिसमें वो क्या किए भूदान। ही वॉज द वोटरीज ऑफ द गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रांड स्वराज्य। आफ्टर गांधी जी मैट्रियम विनोबा भावे अंडरटुक द पद यात्रा टू स्प्रेड गांधी जी मैसेज कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री। अब कह रहा है गांधी जी के गुजर जाने के बाद है ना जो विनोबा भावे थे वो क्या हुआ कि देश में पद यात्रा करके क्या हुआ कि उनके मैसेज को स्प्रेड किए कि एक लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन अगर है तो वो क्या होगा भूदान करें, मतलब ज़मीन को दान करें वैसे लोगों के बीच जिनके पास ज़मीन नहीं है। Once he was delivering a lecture at the Ponchpalli in Andhra Pradesh, some poor landless villager demanded some land for their economic well-being। अब कह रहा है कि जब इसी तरह की वो पद यात्रा कर रहे थे तो जब वो पोचमपल्ली पहुंचे आंध्र प्रदेश में तो वहाँ पर कुछ भूमिहीन किसान जो है उनका घेराव करने लगे और उनसे क्या हुआ कि ज़मीन का डिमांड करने लगे। तो विनोबा भावे जो है उनसे प्रॉमिस तो नहीं कर सकें कि हम तुरंत जो है इसके बारे में सरकार से बात करेंगे, है ना। India regarding provision of the land for them if they undertook the cooperative farming, suddenly Sri Ramchandra Reddy stood up and offered 80 acres of land to the distributed among 80 landless villagers। अब उसी समय क्या हुआ कि श्री रामचंद्र जो थे, श्री रामचंद्र रेड्डी जो है वो आगे आए और उन्होंने अपना 80 एकड़ ज़मीन जो है वो भूमिहीन किसान में, मतलब 80 भूमिहीन किसान में दान कर दिया। कह रहा दिस एक्ट वाज नोन एज भूदान, कह रहा इस एक्ट को हम लोग भूदान कहते हैं, जो क्या हुआ कि बाद में और वो ट्रैवल किए, इस आइडियाज़ को और देश के अलग अलग हिस्सों में लेके गए और कुछ ज़मींदार से जो थे वो भी क्या किए कि अपने ज़मीन को वैसे लैंडलेस लोगों को दिए जिनके पास क्या हुआ कोई भी ज़मीन नहीं थी, और इसको हम लोग क्या कहते हैं ग्रामदान। However, many land owners choose to provide some part of their land to the poor farmers due to the fear of the Land Ceiling Act. The Bhudan Gramdan movement initiated by the Vinoba Bhave is also known as the Bloodless Revolution। कह रहा है जो भूदान आंदोलन जो विनोबा भावे के द्वारा लाया गया था इसको हम लोग ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहते हैं, मतलब बिना कोई खून का आंदोलन कहते हैं। मतलब ये आंदोलन ऐसा था मतलब जिसमें क्या होगा भूमिहीन किसान को मदद करना था, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी वो क्या करते थे कि अपने ज़मीन को दान करके गरीब लोगों को क्या करते थे कि जो लैंडलेस लोग थे है ना जिनके पास ज़मीन नहीं था उनको क्या हुआ कि खेती करने के लिए ज़मीन दान कर दिया करते थे। तो इसी के साथ जो है हमारा पार्ट 2 में पूरा का पूरा एग्रीकल्चर चैप्टर जो है ज्योग्राफी का क्लास 10 का ये कंप्लीट होता है। अगर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।